हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो नमस्कार, गुड इवनिंग। सब बढ़िया हो, एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और आज लेक्चर नंबर 6 हम लोग सॉलिड स्टेट का करने वाले हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। अगर आवाज मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है ढंग से, सब कुछ सही है ऑडियो वीडियो, तो एक बार थम्स अप कर दें, जिससे मुझे पता लग जाए कि सब अच्छा चल रहा है। यस, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताओ भाई, क्या हालचाल है आपके? मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं बहुत ही प्यारा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, सब बढ़िया है ना? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए मतलब। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा, रिवाइज करके आए हैं आप सब लोग? हैं जी। लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा टॉपिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन आज की क्लास में काफी सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफी सारा मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने वो होमवर्क भी किया होगा। कितने बच्चे हैं जिन्होंने कल वाला होमवर्क नहीं किया हुआ? हाँ हाँ हाँ। कितने महाराज ऐसे हैं भाई? दादा बताओ, देखे जिन्होंने लास्ट क्लास वाला होमवर्क नहीं किया। होमवर्क नहीं करना तो गुनाह जैसा है ना? और इस गुनाह की सजा आप लोगों को मिलती है, मिलनी चाहिए ना? किया है पक्का? अरे क्या बात है, आओ फिर आओ। आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, होमवर्क डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी खत्म करवा दूंगा। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने प्रिमिटिव यूनिट सेल में कर ली थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने बीसीसी में भी कर ली थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने एफसीसी में भी कर ली थी। सिर्फ एक बचता है, वो है एचसीपी। उसको आज हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। यस। और फिर उसके बाद मैं आपको वॉइड्स की रेडियस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, कैसे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। और बेटा फिर आएगा रेडियस रेशियो फॉर आयोनिक सॉलिड्स। अभी तक हम जितने भी सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे मेटालिक सॉलिड्स हैं। मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सोडियम एक मेटल है, तो उसमें जो सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे किसके होंगे? सोडियम के होंगे, है ना? लेकिन लेकिन अगर मान लो मैं कहूं NaCl, अरे भैया NaCl आयोनिक कंपाउंड है। और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। दो अलग अलग आयन से मिलकर बनता है आपका आयोनिक सॉलिड, है ना? ये आप लोगों को पता ही है। यस यस यस। वो पैराशूट वाले ना, पैराशूट वाले पूछ रहे हैं कि एचसीपी क्या है भाई लोगों? अरे एचसीपी क्या है भाई? व्हाट इज एचसीपी? पता है ना ये चीज? वो अभी अभी कहीं घूम रहे थे मार्केट में, एकदम से उतरे हैं, जंप मारा उन्होंने और देखा कि कोई एचसीपी का नाम ले रहा है, तो पूछ लो चलो, पैराशूट। यस, एचसीपी क्या है? एचसीपी बोले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस, आइए 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 जी, आइए बेटा। सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था ना, उसको तो मैं बाद में कवर करूंगा, उसको मैं बाद में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज अलग से समझाऊंगा। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग एचसीपी के अलग से करेंगे, और फिर उसके बाद वो लास्ट क्लास वाले होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई गेस मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। पहले कोई चीज पहले करो बाद में करो, क्या दिक्कत है यार? होनी चाहिए बात, है ना? आओ आओ आओ। अच्छा एक चीज बताओ, छोटी सी एक चीज बताओ आप मुझे, छोटी सी। आपके सामने ये वाला एक मैंने पेज खोला है, आपके सामने मैंने एक पेज खोला है। इसको देखियो आप एक बार गौर से, इसको आप एक बार गौर से देखो। दिस इज योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये रहा आपका एचसीपी और ये है बेटा सीसीपी, है ना? सीसीपी बोल दो। इसमें यूनिट सेल कौन सी थी? एफसीसी थी। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, हेक्सागोनल में ये वाली जो लेयर है वो है ए लेयर, ये वाली लेयर है बी लेयर, ये वाली लेयर है ए लेयर। यस, ऐसा था ना? जैसे मान लो ये वाला हेक्सागन बना हुआ है ना, ये वाला हेक्सागन जिसमें ये जो 6 एटम्स हैं, 5 6, ये वाले जो 6 एटम्स है बेटा, ये है ए लेयर के। ये वाले जो बीच वाले 3 एटम्स हैं, ये है बी लेयर के। और ये वापस ये वाले जो 6 एटम है, ये है ए लेयर के। ऐसा ही तो था? बोलो बोलो बोलो, ऐसा ही था ना? ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट था। और इसको क्या मैं यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो एच है, ये जो 2 लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है, क्या मैं इसको हाइट बोल सकता हूं हेक्सागन की? ओ भाई इधर इधर स्क्रीन पे देखो दादा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये जो लेंथ है, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज द हाइट ऑफ दिस हेक्सागन? कह सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ए और ए
फर्स्ट और थर्ड लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, थर्ड और फर्स्ट लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, फर्स्ट और थर्ड लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज द हाइट ऑफ हेक्सागन कहा जा सकता है। बिल्कुल कह सकते हो साहब, इसमें क्या दिक्कत है। अब यही चीज आप आइए सीसीपी में। अब देखो भैया, सीसीपी में लेयर है ए, फिर उसके बाद है बी, और फिर उसके बाद है सी। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो दो लेयर के बीच की डिस्टेंस ए और बी के बीच है, सुनियो ये बात को गौर से, अच्छे से सुनना, जो दो लेयर के बीच डिस्टेंस हेक्सागन में है, वही दो लेयर के बीच की डिस्टेंस सीसीपी में होगी, एफसीसी में होगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई सेम ही तो बात है ना यार, ये वाली ए लेयर, ये वाली बी लेयर, एटम के ऊपर एटम ही तो रखा है, यहां पर एटम के ऊपर एटम ही तो रखा है, तो जो लेयर के बीच की डिस्टेंस यहां पर है, वही लेयर के बीच की डिस्टेंस यहां पर होगी। क्या आप इस बात, ये वाली चीज मानते हो? डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज सेम इन बोथ एचसीपी एंड सीसीपी। क्या ये बात सही है? यस यस यस, पक्का सब लोगों से ये सुनना चाह रहा हूं, है ना, है ना, है ना, सही बात है। चलो फिर इस बात को सबसे पहले लिखो, क्योंकि ये चीज बहुत काम में आने वाली है आज जब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज वाले टॉपिक में ये वाली चीज बहुत काम में आने वाली है बेटा। नोट में ये वाला पॉइंट लिख लो, नोट में ये वाला पॉइंट लिख लो कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज सेम इन बोथ hexagonal close packing FCC HCP एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, जिसको आप लोग FCCP कह सकते हो। इस बात को याद रख लियो, ठीक है, गांठ बांध लेना भाई, इसको भूलना नहीं है दादा, और कसम खा लियो। किसको नहीं भूलोगे? कसम मेरी तो खानी नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, मैं आपके सामने क्यूब बना देता हूं, है ना, एक छोटा सा क्यूब बना देते हैं हम लोग, ऐसी क्या बात है, एक क्यूब बना लेते हैं। ये लो जी, एक क्यूब बना लेते हैं ना। ये क्यूब ना हर क्लास में बनाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा तुम लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे ना क्यूब बनाने में, नहीं क्या? अबे तुम तो एक्सपर्ट हो गए होंगे ना, इतने सारे क्यूब बनाए होंगे तूने। लो जी, ये क्यूब आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, और इसको मैं HCP लिखने जा रहा हूं। ये कौन सी, सॉरी CCP लिखने जा रहा हूं, है ना। ये है CCP क्लोज पैकिंग, मैं ऐसे लिख दूं। अगर CCP है, इसका मतलब बेटा जो एटम्स होंगे ना वो कहां होंगे? सर वो एटम्स होंगे कॉर्नर पे। ये लो जी 8 कॉर्नर, ये लो जी 8 कॉर्नर, ये लो जी 8 कॉर्नर। और सर जो एटम्स प्रेजेंट है ना वो फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। देखो ये नीचे वाला फेस है, इसका सेंटर ये रहा, इधर वाले फेस का सेंटर ये रहा, एक ऊपर वाला फेस, साइड वाला फेस, ये सामने वाला फेस, इसका सेंटर ये रहा, और ये जो पीछे वाला फेस है इसका सेंटर ये रहा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपके सामने मैंने एक कौन सा लैटिस बनाया बेटा? दिस इज योर FCC यूनिट सेल, या फिर आप इसको FCC लैटिस भी CCP लैटिस भी कह सकते हो। यस यस यस, हम लोगों ने बना दिया। अब देखना इसमें जो लेयर्स का अरेंजमेंट होता है ना वो किस तरह का होता है, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो इसमें ये जो एटम होता है, ये वाला एटम, दिस इज द एटम ऑफ ए लेयर। कौन सी लेयर का? दिस इज द एटम ऑफ ए लेयर। यस, और सुनो, और सुनियो, और सुनो, देखो ये वाले जो एटम्स आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये वाले जो एटम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले एटम्स, दीज आर द एटम्स ऑफ लेयर बी। बेटा ये जो एटम, सॉरी, हाँ 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 हाँ, एक मिनट रुको। हाँ इसमें बेटा, सही तो कर रहा हूं भाई, सही तो किया है भाई, क्या बात कर रहे हो। ये वाले जो बेटा एटम्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर द एटम्स ऑफ लेयर बी। हाँ बिल्कुल सही तो किया है, दीज आर द एटम्स ऑफ लेयर बी। ये वाले जो एटम्स हैं, अरे इसको समझो भी, हाउ का मतलब, अभी रुको थोड़ा, है ना, अभी रुको थोड़ा, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं ना उसको समझो, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। दीज आर द एटम्स ऑफ लेयर बी, ठीक है सर, मान ली आपकी बात। ये वाले जो एटम्स हैं, ये सर बी लेयर का एटम है, ये भी इसी में आ रहा है ना, ये भी यहीं पे आ रहा है। अच्छा और बताओ सर, ये वाले जो एटम्स आपको दिख रहे हैं, सर ये वाले जो एटम्स हमें दिख रहे हैं ना, ये वाले जो एटम्स हमें दिख रहे हैं ना, ये वाले जो एटम्स हैं बेटा, ये है लेयर, ये वाले जो एटम्स हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ लेयर सी, These are the atoms of layer C. Yes, और ये वाला जो एटम है ये वापस आ गया आपका लेयर A का। सर ये कैसे पता लगा? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो
ये वाले जो एटम्स है ना, इनका अरेंजमेंट और ये वाले जो एटम्स है इनका अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। सर डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे? देखो डिफरेंट अरेंजमेंट ऐसे देखो, यहां पर एक ट्राइगन सा बन रहा है ना, ट्राइंगल सा बन रहा है ना। ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला जो कॉर्नर है वो इस तरफ है, और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना बेटा, इसमें जो एटम्स हैं सर, उसमें जो एटम ट्राइंगल बन रहा है वो ऊपर बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल नीचे बन रहा है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि सर यहां पर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो इस वाले एटम के अरेंजमेंट से डिफरेंट है। अगर ये वाला ए लेयर है, अगर मैं इसको बी लेयर कह रहा हूं, तो सर ऑब्वियस ही बात है ये जो लेयर होगी ये सी टाइप ऑफ लेयर होगी। और हम लोगों ने ये चीज सीखी है कि एफसीसी जो होती है उसको एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, और यहां पर भी जो एटम्स का अरेंजमेंट है एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, हाँ जी, क्या ये बात आपको समझ में आई? दादा बोलना पड़ेगा। अब समझ में आया इसको मैंने सीसीपी क्यों बोला है, एफसीसी क्यों बोला है? क्योंकि एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए आप मुझे, अरे भाई लोगों एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? कौन बता सकता है इसको? यस, ये कौन बता सकता है? यहां से लेके यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है ए से लेके ए के बीच, ये ए से ए लेयर की जो बीच की डिस्टेंस है, क्या मुझे कोई बता सकता है? अगर एज लेंथ ए हो, अगर एज लेंथ ए हो तो इससे इस वाली लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या मुझे कोई बता सकता है कितनी होगी? कितनी होगी? अरे सर क्या बात कर रहे हो आप लोग, यहां से लेके यहां तक मतलब ये तो बॉडी का डायगोनल है, इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर बॉडी डायगोनल। यस, और बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है सर वो √3 होगी। मान ली आपकी बात, √3 होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, एकदम जोरदार समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, तो ये जो बॉडी डायगोनल है ना भाई, ये बॉडी डायगोनल 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो रखा है। ये जो बॉडी डायगोनल है ये 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो रखा है। कैसे? ए से बी एक पार्ट है इसका, बी से सी, यहां पर आपको लग रहा है ये नजदीक है लेकिन ये डिस्टेंस सेम है। ए से बी, बी से सी, ये इस बॉडी डायगोनल का सेकंड पार्ट है, और सी से ए वापस ये बॉडी डायगोनल का तीसरा पार्ट है। मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है √3 है, लेकिन यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज √3a/3। ये जो डिस्टेंस है, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो लेयर्स हैं ये इस बॉडी डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको a/√2 कह दूं, दिस इज a/√3, सॉरी दिस इज a/√3 एंड दिस इज a/√3, तो टोटल कितना बन जाएगा? 3√3 है। यस यस यस, ठीक है ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये वाला। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से मुझे एक चीज बताओ, ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स सर कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स कितनी हो जाएगी यहां पर? सर वो हो जाएगी √3a/3। और सर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा a/√3। ये कितना मिलेगा? a/√3। यस, ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, 2 लेयर के बीच की डिस्टेंस a/√3 है, 2 लेयर्स के बीच की डिस्टेंस a/√3 है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एफसीसी के लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एफसीसी के लिए एक फॉर्मूला होता है सर, एफसीसी के लिए एक फॉर्मूला होता है √2a = 4r। तो यहां से आप क्या करो, √2a = 4r से a की वैल्यू निकालो। यस, यहां से सर a का वैल्यू मिलेगा 4r/√2, और a का वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दो, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स है ये आपको कितनी मिल जाएगी? a की जगह हमने लिख दिया 4r/√2, और यहां पर पहले से ही √3 पहले से ही लिखा हुआ है। बताइए, क्या इस चीज में कोई दिक्कत है आपको? ये वाली चीज, इसको एक बार के लिए आप ध्यान रख लो, ये वाली चीज बहुत काम में आने वाली है ना, ये वाली चीज बहुत काम में आने वाली है जब हम लोग HCP का
पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। जब हम लोग HCP का पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है। √2 इज इक्वल टू 4R होता है FCC के लिए। A का वैल्यू यहां से आया 4R अपॉन √2, यहां पर R कैपिटल लिखो बेटा, है ना, यहां पर R कैपिटल है, एटम का रेडियस कैपिटल R से दिख रहे हैं हम लोग। लो जी 4R अपॉन √2 और इसको यहां डाल दिया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यस ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि बताइए HCP या फिर CCP में दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये है फॉर बोथ HCP एंड CCP, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसको नोट करो एक बार फटाफट से, और अगर हो जाए तो मुझे बताना। अगर ये नोट हो जाए तो एक बार बताना जल्दी से, डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्या किया, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है। मैंने बोला ये 3 लेयर्स हैं, A लेयर, B लेयर, C लेयर, A लेयर। यस, A से A के बीच की जो डिस्टेंस है वो है बेटा √3A, और ये जो आपकी लेयर्स हैं ये इसको 1/3 1/3 1/3 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इस वजह से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी √3A/3, ये भी √3A/3, ये भी √3A/3। तो दो लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ गई A अपॉन √3। A का फॉर्मूला मैंने यहां से निकाला, √2 इज इक्वल टू 4R, A निकाल के इस फॉर्मूले में डाल दिया, मुझे दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस मिल गई। क्लियर, ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत आसान चीज है, पूरा मैथमेटिक्स है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग HCP पे। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालना चाहते हैं किसकी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, पैकिंग एफिशिएंसी HCP की। देखो आपका हेक्सागन बनता कैसे है, मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। बेटा हमारा हेक्सागन कैसा बनेगा देखना जरा। भाई हेक्सागन तो सारी दुनिया बना सकती है मेरे हिसाब से, क्यों जी, आप भी बना सकते हो ना। अरे बोलो, आप मेरे साथ साथ बना सकते हो बनाना चाहो तो। सर हेक्सागन कुछ ऐसा बनेगा, हेक्सागन कुछ ऐसा बनेगा, ये लीजिए जनाब। हाँ ज्यादा ज्यादा पेंटिंग का ध्यान मत दियो भाई, बस समझने के लिए ध्यान रखो बस, है ना। ये तो कुछ नीचे वाला हेक्सागन टेढ़ा सा हो गया, नीचे वाला हेक्सागन टेढ़ा सा हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो बस, ताकि दिखने में सुंदर सा लगे, है ना, ताकि दिखने में सुंदर सा लगे। लो जी लो। अब देखो, अब सुनियो। और हेक्सागन में सर 3 एटम और होते थे, कौन कौन से एटम, ये और ये रहे। ये 3 एटम होते थे बी लेयर के एटम। सर ये वाले जो एटम है 6 लेयर, 1 2 3 4 5 6 एटम्स, यस। और यहां पर भी तो एक एटम होता था, बीच में भी तो हेक्सागन का जो सेंटर था वहां पर भी एक एटम होता था, बताओ। यस ये देखो ऐसे, और यहां पर भी एटम होते थे। ये वाला हेक्सागन मैंने वापस बनाया, ये वाला जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली जो कंडीशन थी मैंने वापस बना दी। ठीक है, ये वाले जो एटम है बेटा ये है ए लेयर के एटम, ये वाले जो एटम है बेटा वो है बी लेयर के एटम, और ये वाले जो एटम है दीज आर दी एटम्स ऑफ ए लेयर। वापस से ये वाला मैंने बना दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मेरा कोई बर्थडे नहीं है, ये पता नहीं मतलब क्यों मजे ले रहे हैं लोग आज। कोई बर्थडे नहीं है भाई, तुम पढ़ाई कर लो, हाँ पढ़ाई करो एकदम बढ़िया से। अब देखो एक चीज, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि HCP में जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ करता था वो कितना था, कौन बताएगा। यस, HCP में जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर था, क्या आपको याद है सर 12 हुआ करता था, हर एक एटम जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, है ना। और वो चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाला जो एटम है बेटा 6 तो अपनी लेयर के एटम, 6 नीचे वाले एटम और 6 ऊपर वाले एटम से मिलकर बना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए सर नंबर ऑफ एटम्स इन HCP कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन HCP यूनिट सेल कितने होंगे। इसकी कैलकुलेशन तो हम लोगों ने करी नहीं अभी तक। हम लोगों ने ये तो कैलकुलेट किया है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम होता है, BCC में 2 एटम्स होते हैं, FCC में 4 एटम्स होते हैं। हमने ये वाली कैलकुलेशन नहीं करी कि HCP में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। सुनो एक बात बताओ, देखो ये वाले जो बीच वाले 3 एटम्स हैं, ये 3 एटम क्या किसी दूसरी यूनिट सेल के साथ शेयर हो सकते हैं क्या। दादा एक बात बताइयो, यहां पर ये वाले जो बीच वाले 3 एटम्स हैं, क्या ये किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर हो सकते हैं क्या। सर कैसे हो जाएंगे, ये तीनों एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये वाले 3 एटम्स किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकते। मतलब इनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में रहने वाला है। यस, तो सर ये जो 3 एटम है बीच वाली लेयर के, इनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में रहेगा। प्लस और देखो
सर ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? सर ये वाला जो एटम है ना, ये एक तो इस यूनिट सेल में, और इसके ऊपर जस्ट एक और ऐसा ही हेक्सागोनल यूनिट सेल एक और रख दो। अरे बोलो ना, इसके जस्ट ऊपर मैं एक और हेक्सागन रख दूं तो ये वाला जो एटम होगा ये 2 यूनिट सेल में कॉमन आ रहा है। वैसे ही अगर इसके नीचे एक और हेक्सागन रखा हुआ है तो ये वाला जो एटम होगा ये भी 2 यूनिट सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? तो सर इस हेक्सागन में, इस यूनिट सेल में 2 एटम्स ऐसे हैं जो 2 यूनिट सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो सर इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 यूनिट सेल में हाफ होगा। अब तक तो ये चीज तुम्हें एकदम बढ़िया ढंग से रट जानी चाहिए थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाले तीनों एटम्स इसी यूनिट सेल में, ये वाला 2 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाला भी 2 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ये जो कॉर्नर वाले एटम है, एक बार अपना दिमाग लगा के बताओ, ये जो कॉर्नर वाले एटम है ये कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे? जो बच्चा इस चीज को बता देगा, इसका मतलब उसको कहानी सारी समझ में आ चुकी है। ये वाला जो एटम है कॉर्नर वाला, ये वाले जो एटम्स हैं ये कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? बताओ, देखें, बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वल? क्या बात कर रहे हो भाई, इतना सोचने लग गए क्या तुम लोग 3D में? देखो सुनियो, इसके जस्ट पास में एक और हेक्सागन रखा हुआ है यहां पर, सोच के देखो ऐसे भाई, इसके पास में भी तो होगा ना ऐसा एक हेक्सागन, और यहां पर भी एक और हेक्सागन होगा। अरे सर क्या जबरदस्त, मतलब एकदम मजा आ गया, है ना? इसी लेयर पे, इसी प्लेन में सर ये जो एटम है सर ये 1, 2 और 3 यूनिट सेल में आ रहा है। सर 3 यूनिट सेल तो ये है, और सर 3 यूनिट सेल इनके ऊपर भी तो रखी होंगी। अरे भाई ये वाला एटम है ऐसे, और ये एटम इसी प्लेन में जो 3 हेक्सागन है उसमें बीच में आ रहा है। एक ये वाला हेक्सागन, इसके पास में एक और हेक्सागन, एक इसके पास में एक और हेक्सागन, तो ये वाले तो 3 तो हेक्सागन, उस तीनों हेक्सागन में ये वाला एटम कॉर्नर वाला एटम सेम है, और इसके ऊपर भी एक और हेक्सागन, इसके ऊपर भी एक और हेक्सागन, और इसके ऊपर भी एक और हेक्सागन। तो सर यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो एटम है ये 6 हेक्सागन 6 यूनिट सेल में कॉमन है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई लोगों ये बात बोलनी पड़ेगी, क्या ये चीज समझ में आई आपको? हाँ जी, क्लियर है ना ये चीज? पक्का? तो सर बस काम बन गया अपना। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 12 एटम्स ऐसे हैं जो 6 यूनिट सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो 1 यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो मिलेगा 3 + 1 + 2, और 1 हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बताइए, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई मेरे हिसाब से? क्लियर है? यस, पक्का? तो सर ये 3 जो बीच वाले एटम है ये तो इसी के यूनिट सेल में रहेंगे, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में। सर ये वाला और ये वाला जो एटम है ये 2 यूनिट सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सर ये जो कॉर्नर वाले एटम है सर ये 6 यूनिट सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1/6 होगा। ठीक है, तो एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? अच्छा, पहली चीज ये हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है सर, अगली चीज आपको और बतानी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भैया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, बात चली है तो दूर तक जाएगी, है ना? बात चली है तो दूर तक जाएगी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो ये वाला एटम है ना, इसको मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये थोड़ा सा समझने के लिए मान लो, है ना, और इसको भी ऐसे समझने के लिए मान लो ऐसे। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर ये वाला लेयर ए है, ये वाला लेयर बी है, ये वाला लेयर ए है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, क्या मैं इसको हाइट ऑफ हेक्सागन कह सकता हूं? यस, ए से ए के बीच की डिस्टेंस, क्या मैं इसको हाइट कह सकता हूं? अरे बोलो ना, जल्दी बताओ, क्या ए से ए के बीच के डिस्टेंस, क्या मैं इसको हेक्सागन की हाइट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो सर। अभी हमने पढ़ा कि 2 लेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये वाली कितनी होगी? h/2। ओ सर क्या बात कह रहे हो? यस सर, 2 लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है h/2, और अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 लेयर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली थी, कितनी होती है? 4r/√2 × √3। 2 लेयर्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं अभी,
है ना। दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली है, तो सर इसका मतलब यह है कि h/2 का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, और वो कितना था 4r/√2 इंटू √3। बताइए यही था। तो यहां से h का जो वैल्यू निकलेगा, हाइट का जो वैल्यू निकलेगा सर, वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 4r, ये देखो 2 से 2 उड़ जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय √3। बताओ क्या ये चीज सही है क्या? 4r/, क्या ये चीज समझ में आएगी आपको? और मैं तो चाहता हूं आप इसको डायरेक्ट याद रखो, हाइट ऑफ हेक्सागन। यस, ये जो HCP यूनिट सेल है उसकी हाइट ये होगी भाई लोगों। अब यार ये चीज है तो है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना। जो चीज जैसी है उसको हमें उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन भैया है ना वो है तो हमें उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा देखो ये A से A के बीच की जो डिस्टेंस है सर, ये है h, हाइट ऑफ हेक्सागन। तो सर इन दो लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी h/2, और अभी हमने थोड़ी देर पहले h/2 का वैल्यू निकाल लिया था। हम लोगों ने कहा था HCP हो या फिर CCP हो, दोनों में ही दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो सेम होती है। ये चीज यहां लिखी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज सेम इन बोथ HCP एंड CCP, और वो चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली थी, वो आई थी हमारी 4r/√2 इंटू √3, और यहां पर हमने इसको h/2 का वैल्यू मिला, h का वैल्यू हमें हाइट का वैल्यू मिल गया 4r√2/√3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, कोई परेशानी है क्या? हाँ जी, ये सही है भैया, और इसको नोट करो, और अगर नोट कर लिया तो मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा चलो यहीं पर मैं निकाल लेता हूं इसका क्या वॉल्यूम भी निकाल लेता हूं, चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अच्छा हेक्सागन का वॉल्यूम क्या होगा बताइए जरा, कोई बता सकता है क्या मुझे इसका वॉल्यूम क्या होगा? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा इसका A इंटू एच। हेक्सागन का वॉल्यूम यही तो निकालते हो सर, ये वाली जो हाइट है ये तो हो गई h, और ये जो बेस का एरिया है ये वाला, दिस इज योर A। क्या इस A का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? यस, A क्या है? A इज योर बेस एरिया। सर ये वाली चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? कैसे? सर यहां देखो, यहां पर 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे ना, 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और सर 6 के 6 जो है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाली है A, हम लोगों ने बात करी थी ना एज लेंथ है A। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यस क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है ना ये तो सर ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू A²। और अरे भैया ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं? सर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू √3/4 A² हो जाएगा। यस, क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? अच्छा एक चीज और देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था A का जो वैल्यू है भाई, A का वैल्यू क्या मैं 2r के बराबर लिख सकता हूं? A का वैल्यू 2r के बराबर लिखा जा सकता है क्या? ये वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, तो A का वैल्यू किसके बराबर? 2r के बराबर। सर ये तो थोड़ा दिखाओ, आप थोड़ा इसको विजुअलाइज करवाओ। ये देखो यहां पर आओ, देखो बेटा इसमें देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक यही तो है A, और ये डिस्टेंस में देखो क्या हो रहा है, ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा यही तो है A, और इसमें क्या हो रहा है, ये वाला एटम इस वाले एटम को टच कर रहा है, तो ये वाली रेडियस है r, ये वाली रेडियस है r, तो A कितना हो गया? 2r हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, A इज इक्वल टू 2r लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, आ जाओ फिर A इज इक्वल टू 2r लिख दो। ये वाला जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में A की जगह क्या लिख दो? 2r लिख दो, 6 इंटू √3/4 और A², A की जगह क्या लिख दो? 2r, तो 2r बन जाएगा 4r², तो 4 से 4 उड़ गया, A जो है बेटा एरिया मिल गया कितना? √3 इंटू 6 √3r²। क्या यही मिला क्या? 6 √3r²। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना हाइट का फॉर्मूला जेईई में डायरेक्ट पूछा गया है ना। हाइट का जो फॉर्मूला है बेटा ये जेईई में डायरेक्ट पूछा गया, हाइट का जो फॉर्मूला है बेटा ये जेईई में डायरेक्ट पूछा गया। अब ये तुम्हें विश्वास हो या फिर ना हो, तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करके बताओ वॉल्यूम कितना मिलेगा।
हाँ जी, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ वॉल्यूम कितना मिल गया, वॉल्यूम कितना मिला यहां से, जल्दी बताओ। जो यूनिट सेल है बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये कितना मिला, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करके बताओ। अरे जल्दी बोलो, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना मिल गया। सर हमारे पास ए का फॉर्मूला है ये रहा 6√3r², और हमारे पास एच का फॉर्मूला भी है। सर हमारे पास एच का फॉर्मूला भी है 4r इंटू √2/√3। तो सर आज √3 से √3 उड़ गया, तो सर वॉल्यूम जो मिला है हमें 6 चौका 24 √2r³। क्या ये वाला फॉर्मूला मिला क्या, एक बार चेक करो जरा। यस, एक बार के लिए देख लो, एक बार के लिए देख लो बेटा, क्या यही वाला फॉर्मूला आपको मिल रहा है क्या। यस बोलो 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 बोलो, सही है। बस फिर तो खत्म हो गया, बस फिर तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म। यस तो भाई ये सारी चीज ना, ये कैलकुलेशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन ये जेईई के सिलेबस में है। आपके बोर्ड के सिलेबस में ये वाली कैलकुलेशन नहीं है। बोर्ड में तो वैसे जिन लोगों का ये चैप्टर सिलेबस से हट चुका है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का ये चैप्टर सिलेबस से नहीं हटा है, उसमें ये सारी कैलकुलेशन नहीं है, उसका पार्ट नहीं है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है जी। लेकिन यार ये सारा सब कुछ ना ध्यान रखना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन है, ये हमें करनी पड़ेगी, इससे भाग नहीं सकते ना यार। अब इसमें मैं क्या कैसे मसाला डाल के इसको मैं कुछ बहुत ज्यादा तोप तो बना नहीं सकता, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। हाँ तो बस ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन जैसे ही आपको समझ में आई, अब तो आप फॉर्मूला लगाओगे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का, आप फॉर्मूला लगाओगे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का, और वो फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा सर नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम 6 इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो होगी A इंटू H इंटू 100%। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला आप लोग मेरे हिसाब से लगा सकते हो 14/3πr³, और हमने बेटा वॉल्यूम जो है हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 24√2r³, 24√2r³, r³ से r³ उड़ जाएगा, 24 से 24 उड़ जाएगा। अगर आप फाइनल परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे वो आपको मिलेगा 74%। ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ये सारी मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है, ऑल राइट। ये सारी चीजें हमें सिर्फ इसलिए करनी पड़ी बिकॉज हमें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना था। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि बेटा ये जो हाइट का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट जेईई मेंस में पूछा गया है कि एचसीपी यूनिट सेल की हाइट क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सेम होती है, सेम एज। और अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस कितना होगा, कितना वैकेंट स्पेस होगा, तो आप 100 में से माइनस कर दोगे 26% होगा। तो सबसे जो एफिशिएंट पैकिंग होती है वो एचसीपी और एफसीसी में होती है। इसके अलावा बाकी बीसीसी में और कम, और आपकी जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है उसमें बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज और बताओ, हम लोगों ने अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, कि भाई एचसीपी में हो क्या रहा है। फॉर एचसीपी नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने हैं, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स है 6। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है बताइए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी लिख दूं दादा। सर ये वाला फॉर्मूला हमें आता है, जितने एटम्स की पैकिंग होती है उसकी डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होती है सर 12, और सर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगी 6। सर इस केस में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी वो कितनी होंगी, 6 होंगी, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसकी डबल टेट्राहेड्रल वॉइड। ये फॉर्मूले हम लोगों ने काफी पहले पढ़ लिए थे, तो सेम यही चीज है, यहां पर भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। फिर अब हम लोग क्वेश्चन करने लायक हो गए। तो भाई 2 लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये वाली कैलकुलेशन मैंने तुम्हें बहुत ही सिंप्लीफाई मेथड से सिखाई है, ये वाली कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन आपको बहुत कम मिलेगी। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, ये बहुत ही कम जगह आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसका अगर आप एचसीपी की कैलकुलेशन देखोगे ना,
तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड से मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे हाइट और आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। नहीं तो पता नहीं इसमें क्या क्या कोसाइन वसाइन का फॉर्मूला लगा के फिर वॉल्यूम निकाला जाता है। अगर वो मैं सिखाता ना, अगर वो चीज मैं यहां डिस्कस करता ना, तो तुम तो क्लास छोड़ के भाग जाते भाई, है ना। और तुम कहते जब तक सॉलिड स्टेट खत्म नहीं हो जाएगा ना मैं वापस नहीं आऊंगा ना। ये हालत हो जाती तुम्हारी, मुझे पता है ना। इसीलिए मैंने इसका अलग जुगाड़ निकाला है, अलग तरीके से कैलकुलेशन सिखाई है, जिससे कि कोई टॉपिक भी हमारा ना छूटे और हमें सारी चीज भी समझ में आ जाए। यस, क्लियर, ठीक है ना। हाँ चलो फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन है 2023 का, एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं 2023 का। हालांकि ये वाला होमवर्क नहीं है, अब अपने आप चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क नहीं था, है ना। वो अपने आप देख लेना भाई। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। अब क्वेश्चंस आ गए, अब ये चैप्टर आसान हो जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में थोड़ा आसानी आने वाली है। हाँ अब आसानी आने वाली है, इजी इजी, है ना। आओ आओ देखो क्या कह रहा है। लिखता है ए मेटल फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब एचसीपी की बात कर रहा है, ठीक है ना। एचसीपी है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बताओ। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 6। यस। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी जल्दी बताओ सर 12। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी जल्दी बताओ सर 6। तो टोटल वॉइड्स कितनी होगी बताओ। टोटल वॉइड्स हो जाएंगी सर 12 और 6 18। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ए भाई, ए बोलना भाई, सही है क्या। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 6 एटम, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और टोटल वॉइड कितनी होगी 8। मतलब अगर 18, सॉरी टोटल वॉइड्स कितनी होगी 18। अगर 6 एटम्स हैं तो 18 वॉइड्स हैं, अगर 6 एटम्स हैं तो 18 वॉइड्स हैं। अब क्वेश्चन आगे सुनो क्या कहता है। लिखता है द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.02 मोल ऑफ इट। मोल आपके सामने दे रखे हैं, मोल ऑफ एम दे रखा है कितना 0.02। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एम कितने हो जाएंगे सर। मोल से एटम निकालने के लिए आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दिया मैंने। यस, क्वेश्चन में बोला है एवोगैड्रो नंबर को 6.02 ले लो, ले लो। मैंने इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 6 ले लिया। 6 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स हैं। अरे बोलो क्या ये बात सही है, इतने एटम्स हैं। तो अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर 6 एटम होते एचसीपी में तो 18 वॉइड्स होती। हाँ ना बोलना भाई, सही कह रहा हूं क्या मैं। अगर 6 एटम्स होते तो 18 वॉइड होती। हमारे पास एटम कितने हैं, हमारे पास एटम है सर 12 इंटू 10⁻21 एटम्स। अगर एचसीपी में इतने एटम्स हैं तो कितनी वॉइड हो जाएगी 18/6 इंटू 12 इंटू 10⁻21 वॉइड्स। और इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आती है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, 36 इंटू 21 10⁻21 वॉइड्स, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था यहां कितना लिखा जाए, यहां 36 लिखा जाए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को। हाँ ना बोलना पड़ेगा, थम्स अप करना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो, जल्दी बोलो। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का। कोई परेशानी है तो बता सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे। कोई परेशानी है तो जल्दी बताओ, नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर भाई। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, है ना। तुम एक बार पीवाईक्यूज करोगे ना तब तुम्हें लगेगा कि चैप्टर मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर में जो जो चीजें बताई जाती है उनको समझना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों में होते हैं, ऐसे निपटा दोगे तुम क्वेश्चंस, है ना। ये मेरी गारंटी है। आओ देखें, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन भी शायद कल के होमवर्क में नहीं था, कल के होमवर्क का पार्ट नहीं था, मैं आज करवा रहा हूं क्योंकि एचसीपी से रिलेटेड है। एचसीपी हम लोगों ने आज किया, ठीक है। आइए देखिए क्या कहता है। लिखता है एक बाइनरी कंपाउंड है, एटम्स ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म्स एचसीपी। एटम्स ऑफ ए जो है बेटा वो एचसीपी में है, और एचसीपी में हम लोगों ने सीखा है 6 एटम्स होते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो ए कितने हो गए 6 हो गए। एंड दोज ऑफ एलिमेंट एम ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया अब तो आपको। जो एटम एम है बेटा वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी सर 12 होगी। यस 12 होगी, तो 12 में डबल होगी ना, तो ये हो जाएगा बेटा 8। एम कितना हो गया 8, ए कितना है बेटा 6। अब तो फॉर्मूला बन जाएगा, एम और ए का रेशियो निकालो सर, ये हो जाएगा 8:6, ये हो जाएगा सर 4:3, और सर फॉर्मूला बन जाएगा, सर फॉर्मूला बन जाएगा M4A3।
बोलिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। कौन से साल में पूछा गया क्वेश्चन? 2021 में। खत्म। बताओ बताओ, अरे बोलो, क्या बात क्लियर है? थम्स अप करो, देखिए समझ में आ गया तो। हाँ जी, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आइए फिर आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन था भाई लोगों। कोई पैराशूट से उतरा अभी भी? नहीं नहीं नहीं, पैराशूट से तो नहीं उतरा। हाँ आओ आओ, ये वाला क्वेश्चन था आपका होमवर्क। इसका आएगा पोल आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का, सिर्फ 30 सेकंड का पोल दूंगा मैं, है ना, सिर्फ 30 सेकंड का पोल आएगा। पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सारे लोग पोल देखें फटाफट से, और पोल में रिप्लाई करें, इधर रिप्लाई नहीं करना। हाँ पोल में रिप्लाई करो भाई। अबे पोल में रिप्लाई करो ना। हाँ वाह, चलो फिर देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। ओ भाई साहब 65%, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लीडर बोर्ड देख लें फिर। ध्रुव है, पूर्व बंसल, निहाल मिश्रा, युग, भव्य, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये 20% वाले कौन है भाई? बी कैसे आ गया? अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को, अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप सारे लोग जानते हो कि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 39 होता है, और पोटेशियम का मास भी कितना दे रखा है? 39 दे रखा है। तो मोल्स ऑफ पोटेशियम कितने आगे बोलो सर? मोल्स ऑफ पोटेशियम है 1 मोल। गिवन मास आपके पास 39 है, और मोलर मास भी 39 होता है। तो 39/39 कितना सर? 1 मोल आ जाएगा, है ना। 1 मोल है तो मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे पोटेशियम के? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम कितने हो जाएंगे सर? 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स होते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है यूनिट सेल कौन सी है? बीसीसी यूनिट सेल। कुछ बीसीसी यूनिट सेल दे रखी है ना क्वेश्चन में, बीसीसी यूनिट सेल। हम सब लोग जानते हैं बीसीसी में अगर 2 एटम हो, 2 एटम से एक यूनिट सेल बनती है। यस, बीसीसी में एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सर 2। यस, तो 2 एटम से एक यूनिट सेल बनती है बीसीसी की। तो सर हमारे पास एटम है Na एटम से कितनी यूनिट सेल बनेगी सर? वो बनेगी Na/2, और इसको 0.5 Na भी लिख सकते हो। हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा, क्या ये बात क्लियर है? खत्म 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 खत्म। यस, आसान था ना, आसान है। यस, अरे हाँ ना बोलो ना यार, समझ में आ रही है क्या बात? कोई परेशानी है क्या? नहीं। एक और क्वेश्चन था ये वाला भी होमवर्क था, इसीलिए बिना किसी देरी के, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क था, इसीलिए बिना किसी देरी के मैं पोल स्टार्ट करने जा रहा हूं। पोल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पोल जनरेट नहीं हो रहा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? बोल रहे हो ना कई लोग, कई जनता बोलेगी सर पोल नहीं हो रहा, सर पोल ही नहीं आ रहा सर। उनको आ सब कुछ रहा है, सिर्फ उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा, है ना, उनको सिर्फ क्वेश्चन नहीं आ रहा। करो करो इस क्वेश्चन को। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में नहीं था भाई, ये वाला क्वेश्चन किसने कहा होमवर्क में नहीं था? भाई ये था यार कल वाले क्लास में, कल वाली क्लास में था यार ये। चलो नहीं था, कोई बात नहीं, नहीं था तो हाँ कोई बात नहीं, नहीं था तभी डिस्कस कर लेंगे। अरे भाई अभी डिस्कस कर लेंगे। देखो फिर 45% लोगों ने सही जवाब दिया, इसका मतलब ये पोल था, ये वाला क्वेश्चन था, है ना। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। ऋषिराज, निहाल, यश, अर्जुना, और सबसे लास्ट में तेजस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ आओ, अबे तो कल वाली क्लास का क्वेश्चन है, ये तो क्लास का क्वेश्चन है ना यार। देखो क्या कह रहा है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट दैट क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अरे भाई सिंपल क्यूबिक लैटिस में, सिंपल क्यूबिक लैटिस में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता था A क्यूब। यस, और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सर? सिंपल क्यूबिक लैटिस मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम होगा 1।
यस अरे बोलो ना यार। और एक रिलेशन होता था A इज इक्वल टू 2R। मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला रिलेशन। पैकिंग एफिशिएंसी जब हम लोगों ने सिंपल क्यूब की निकाली थी उस हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था A इज इक्वल टू 2R, है ना। तो सर अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एक एटम है और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, A क्यूब होगा। अरे बोलो ना यार। तो सर ये फॉर्मूला बन गया 4/3 पाई आर क्यूब और A की जगह लिख देता हूं मैं 2R। तो 2R का क्यूब कितना हो गया, 8 इंटू आर क्यूब, यही बन जाएगा ना। 2R का क्यूब कितना हो जाएगा, 8R क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब उड़ गया और सर 4 दुनिया 8 बना पाई/6। पाई/6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। खत्म, बस खत्म। अरे बोलो ना यार। तो भैया जिसने जो लास्ट क्लास में पढ़ के आया है उसको ये चीज समझ में आएगी, जो लास्ट क्लास वाला रिवाइज नहीं करके आया उसको नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ हवा भी नहीं लगेगी कहां से गया क्वेश्चन, है ना। ये वाला फॉर्मूला लास्ट क्लास में बता रखा है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अब तक पता लग गया होगा, A क्यूब होता है, नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है ना। पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बस खत्म हो जाएगा। पाई/6 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया। आगे आओ फिर अगला क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन था कि नहीं था कल वाली क्लास में, नहीं तुम बता ही दो पहले। ये कल वाली क्लास में था कि नहीं था, तुमसे ही पूछ लेता हूं। तुक्का, तुक्के से ही हो गया। वाह, हाँ हाँ ये बताइयो दादा, ये था कि नहीं था, जल्दी बताओ। अरे बताओ ना यार। था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ इसका पोल कर लेते हैं, आ जाओ फिर इसका पोल कर लेते हैं। पोल आ गया आपकी स्क्रीन पर, हाँ पोल आ गया तुम्हारी स्क्रीन पर। जल्दी करो, पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है। हाँ जी पोल आ गया भाई, स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे आपकी पोल। यस यस यस। क्या बात कर रहे हो यार, पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है, कैसी बात कर रहे हो भाई। पोल नहीं आ रहा क्या, एक बार मुझे देखने तो देखें। ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सर पोल नहीं आ रहा। हाँ ये कौन लोग हैं भाई, ये कौन लोग हैं। दे दें रिजल्ट, चलो पोल हो गया खत्म। लो भाई लो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ये रहा 58.4% लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया है। लीडर बोर्ड फटाफट देख लेते हैं। आदित्य, लक्ष्य, ऋषित, फिर उसके बाद एकांश और फिर उसके बाद प्रियांशु। ये जनता चेंज क्यों हो जाती है भाई हर बार, कोई रिपीट ही नहीं कर रहा मतलब, है कोई रिपीट ही नहीं कर रहा मतलब, हद है। आओ 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 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है सॉलिड हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, है ना। बीसीसी स्ट्रक्चर है बेटा, बीसीसी। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि बीसीसी में बेटा ये जो कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं और ये जो सेंटर पे एटम होता है ना। अगर मैं इसको इस वाली लेंथ को, नहीं ये गलत हो गया, हाँ मैं बेटा एक आपका वो बनाना चाह रहा हूं, बॉडी डायगोनल बनाना चाह रहा हूं। ये वाला अगर मैंने बॉडी डायगोनल बनाया, ठीक है ना, अगर ये है ए ये है सी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था कि ए सी में ये जो सेंटर वाला एटम है ये दोनों कॉर्नर वाले एटम को टच करता था, याद है आप लोगों को। यस ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना। तो ये जो √3a का वैल्यू है सर ये इक्वल आता था R2R, √3a इज इक्वल टू 4R आता था। आप लोगों को याद है ये चीज। यस अब हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब समझते हो क्या, दो चीजों के बीच में डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब सबसे नजदीक वाली डिस्टेंस। यस सबसे नजदीक वाली डिस्टेंस। इन दो एटम्स के बीच की सबसे नजदीक वाली डिस्टेंस कितनी होगी,
तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो तो जीरो है। ये देखो तो ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सर इनके बीच डिस्टेंस तो अंडा होगी अंडा। अबे भाई ऐसा नहीं है क्वेश्चन, हमें डिस्टेंस देखनी होती है एटम्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। जब कोई कहे कि एटम के बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब उन एटम्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। यस, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है बेटा इस वाले एटम का सेंटर, इस वाले एटम का सेंटर। मतलब मुझे क्वेश्चन में 2r का वैल्यू दिया हुआ है, बस ये वाली चीज समझनी थी। सर मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2r का वैल्यू दिया हुआ है 1.73 एंगस्ट्रॉम, और मेरे से क्या पूछा है, एज लेंथ का वैल्यू पूछा है। सर अगर 2r का वैल्यू ये है, कोई बात नहीं, हम लोगों को पता है कि बीसीसी के लिए √3a इज इक्वल टू 4r होता है। यस, तो हमसे a पूछा है 4r अपॉन √3। इस 4r को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2r अपॉन √3 लिख सकते हैं। और हमारे पास बेटा, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास 2r का वैल्यू दे रखा है, 2r का वैल्यू दे रखा है 1.73। यहां से देखो ये उड़ जाएगा, सर ये वैल्यू आ गई 2 एंगस्ट्रॉम, हमारे पास ये एंगस्ट्रॉम में आई है। और जो यूनिट है आप देखो यहां पिकोमीटर दे रखी है, ये पिकोमीटर दे रखी है बेटा, तो ये कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यस, आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 200 पिकोमीटर। कैलकुलेट कर लियो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या ये चीज सही है? यस, समझ में आ गया क्या? हाँ, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा ऊपर नीचे, समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है दो एटम्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये था कि नहीं था? है भाई? अरे ये तो था ना, ये भी क्वेश्चन था लास्ट क्लास में। इसका क्या सॉल्यूशन मिला जल्दी बताओ, देखें इसका क्या सॉल्यूशन मिला आप लोगों को, क्या कहता? अच्छा ये वाला नहीं रहा होगा, है ना, ये वाला नहीं रहा होगा, ये एचसीपी का क्वेश्चन है ना, ये नहीं दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं बेटा, इसको भी कर लेते हैं फटाफट। देखो कहता है गैलियम दे रखा है, एटॉमिक मास इसका 70 है, क्रिस्टलाइजेस इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, है ना, मतलब दे रखा है कि जो गैलियम है बेटा वो एचसीपी में क्रिस्टलाइज हो रहा है। बहुत बढ़िया। लिखता है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.581 ग्राम ऑफ गैलियम कितनी होगी? गैलियम के 0.58 ग्राम में कितनी वॉइड्स प्रेजेंट होंगी? इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, 2023 जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया था, पढ़ा था हम लोगों ने भाई, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो देखो क्या क्या हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होता है एचसीपी में 6, और इसमें जो वॉइड होती है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड थी 12, हम लोगों ने सीखा है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी 6, तो नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स कितनी थी? नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स थी इसमें 18। 6 तो एटम थे और 18 वॉइड थी, ये चीज सीखी हम लोगों ने, 6 एटम थे और 18 वॉइड थी। बताइए ये चीज सही है? यस। अच्छा, तो अब इसमें दूसरी चीज समझने वाली बात यह है कि हमें गैलियम का मास दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैलियम के मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ गैलियम कितना आएगा? सर गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, सर मोलर मास है 70, ये आगे मोल्स। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैलियम कितना हो जाएगा? हैं जी, गैलियम के एटम कितने होंगे बेटा? सर ये जो मोल निकले हैं आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने एटम्स। अरे बोलो, अरे बोलना भाई। देख यहां पर 6 एटम है, यहां पर 6 एटम है और 18 वॉइड है, मतलब जितने एटम है उसकी 3 गुनी वॉइड है, ऐसे कह सकता हूं क्या? 6 एटम है और 18 वॉइड है, तो वॉइड जो है वो एटम की 3 गुनी है। हमारे पास एटम इतने हैं तो नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी 3 गुनी। नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुनी। ए भाई बोलना यार दादा, अरे जवाब तो दे दे यार, इसका 3 गुना। क्या इतनी वॉइड्स होंगी क्या? और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 15 इंटू 10⁻21 वॉइड्स मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा यहां पर हमें लिखना होगा वो आएगा 15। बताइए क्या ये चीज समझ में आई क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई लोगों, भाई लोगों जल्दी बताओ, क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? यस हो जाएगा ना, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है,
राउंड ऑफ करके लिखा है 15, राउंड ऑफ करके लिखा है 15, 15 के आसपास वैल्यू आएगी, राउंड ऑफ करके लिखोगे 15 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये वाला क्वेश्चन कौन से साल में पूछा गया है? सर ये पूछा गया है 16 मार्च 2021, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। लिखता है ए सर्टेन, इसका सॉल्यूशन बताइए, ये वाला क्वेश्चन दिया होगा लास्ट क्लास में। ए सर्टेन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन ए बीसीसी क्रिस्टल ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ, आपको ए का वैल्यू दे रखा है 27 एंगस्ट्रॉम और यूनिट सेल दे रखी है बेटा बीसीसी। If the same element under the same conditions crystallizes in FCC lattice, the edge length of the unit cell कितनी होगी? एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कितनी होगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर बीसीसी दे रखा है और कहता है कि यही सेम एटम एफसीसी में अगर आ जाए तो बताओ एज लेंथ कितनी होगी। तो यहां से आप क्या करो, बीसीसी के लिए फॉर्मूला जानते हो, √3 इज इक्वल टू 4r। यस, तो यहां से आप एटम की रेडियस निकाल लो। √3 ए का वैल्यू दे रखा है 27 डिवाइडेड बाय 4 एंगस्ट्रॉम। ये आपको क्या मिल गया बेटा? एटम का रेडियस मिल गया। यस, अब एक बात बताओ, एक एटम है, चाहे वो एफसीसी में जाए चाहे बीसीसी में जाए, उसका जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा। अरे बोलना भाई, एटम है, बीसीसी में था तो उसकी रेडियस इतनी थी, अगर वो एफसीसी में भी आ जाए तो उसकी रेडियस पे कोई सेहत पे फर्क पड़ेगा क्या? सर नहीं पड़ेगा, रेडियस तो उतनी रहेगी। तो हम लोग एफसीसी के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं और वो होता है √2 इज इक्वल टू 4r। क्या होता है? √2 इज इक्वल टू 4r। तो यहां से a का वैल्यू हमसे पूछा है 4/√2 और r का वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, ये हो जाएगा √3 इंटू 27 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 उड़ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी? 33, लगभग 33 एंगस्ट्रॉम के लगभग ये वाली वैल्यू राउंड ऑफ करके आने वाली है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अरे बोलो भाई, इजी सा क्वेश्चन है ना यार। सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी थी, बीसीसी से रेडियस निकालो और एफसीसी वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। बीसीसी का फॉर्मूला √3 इज इक्वल टू 4r, एफसीसी का फॉर्मूला √2 इज इक्वल टू 4r। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दोनों फॉर्मूले लिखे थे, स्टार मार्क किया था, चांद तारे बना रखे थे। मैंने बोला था इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, हर जगह काम में आता, देखो काम में आ रहा है। बताइए, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं। सर आगे चलो अब आप, सर आगे चलो आप। ये वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवा चुका हूं, पोल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है। दादा जल्दी बताओ क्या कह रहा है? एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ a, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन द क्रिस्टल। ओ भाई ये तो सीधा क्वेश्चन है, ये तो सीधा क्वेश्चन आ गया अपनी कॉपी का, ये तो सीधा क्वेश्चन अपनी कॉपी का भाई, लास्ट क्लास में लिखवाया था, ये तो क्लास में लिखवाया था आप लोगों को। हाँ, 60% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लीडर बोर्ड आपके सामने है, श्रेयांश, कौस्तुभ, लक्ष्य, आदित्य और स्वरित सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये आपको क्लास में लिखवा रखा है। कल वाली क्लास जो हुई थी उसमें आपको बताया था दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? a/√2 होता है। इसका डेरिवेशन भी मैंने करवा रखा था। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग वापस अपनी कॉपी उठा के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस का, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, है ना? ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। तो चलो बेटा, जिसके पास पोल नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं, है ना? जिसके पास पोल नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप बार बार मत लिखो नो पोल, पोल नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इससे पोल नहीं आएगा। ठीक है ना? आप क्वेश्चन हुआ, अगर पोल नहीं आया कोई बात नहीं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूं, सॉल्यूशन चेक कर लो, खत्म। आओ पोल दे देते हैं इसका। हाँ, अब चेक करो पोल आया कि नहीं आया। हाँ जी, चेक करो, चेक करो। पोल आ रहा भाई, सबकी स्क्रीन पे आ रहा है, बता तुम्हारे क्यों नहीं आ रहा? जो बच्चे बोल रहे हैं पोल नहीं आ रहा वो तो बिल्कुल गलत बात है ना यार। पोल तो आना चाहिए, सबकी स्क्रीन पे आ रहा पोल। यस, पोल खत्म होने वाला है था। आओ 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 आओ,
पोल का रिजल्ट आपके सामने। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ 35% बच्चों ने सही जवाब दिया है। लक्ष्य, चंचल, स्वरित, वेदांग और वंशिका, ये है बेटा टॉप 5 स्टूडेंट। चलो ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है बेटा। ये देखो पोल फास्ट आ रहा है यार, अब इसका मेरे पास इलाज नहीं है यार। अब वो टेक्निकल टीम देखेगी क्या हो रहा है ना, उसका इलाज मेरे पास नहीं है यार, मुझे माफ कर दो भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं इसमें, ना ना ना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये जो हो रहा है बस हो रहा है ना। तो टाइम कम होना, मैं तो तुम्हारे सामने देखो 30 सेकंड का चक्कर घूमता है तुम्हारे सामने, वो 30 सेकंड खत्म होते हैं तभी यहाँ पोल खत्म होता है। अब वो तुम्हारी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी दूर दूर तक गलती नहीं है भाई, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यार। हाँ, और कोई काम नहीं करता हूँ इधर में, ठीक है। हाँ हाँ, आओ देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लिखता है द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर that fits properly at the center of the edge of a body centered cubic unit cell। देखो कह रहा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एक फॉर्मूला तो हमें पता है, एक फॉर्मूला तो हमें पता है कि बीसीसी के लिए √3a इज इक्वल टू 4r होता है, सारी दुनिया जानती है ना। √3a इज इक्वल टू 4r होता है, सारी दुनिया जानती है। बहुत बढ़िया। अब देखो ये बात कर रहा है बीसीसी की, चलो ठीक है। और क्या कह रहा है, कहता है कि बीसीसी में जो एज है ना, एज ये वाला जैसे मान लो एज है, देखो बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है। ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, ये वाली रेडियस है आर, ये वाली रेडियस है आर, है ना, एटम की रेडियस है आर। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये वाला जो एज है ना, इसके बीच में इस एज के सेंटर पे एक एटम रखूं, है ना, एक ऐसा एटम रखूं जो प्रॉपरली फिट हो सके। प्रॉपरली फिट होने का मतलब यह है कि इस सेंटर पे जो एटम रखा हुआ है दोनों साइड वाले एटम को टच करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, कि जो बीच में एटम रखा हुआ है वो दोनों साइड वाले एटम को टच करेगा, करेगा ना। और ये जो बीच वाला एटम है, ये जो बीच वाला एटम है बेटा, इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं? स्मॉल आर। अरे बोलो बोलो। तो यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो बेटा एज लेंथ है यहां से यहां तक, ये वाली जो एज लेंथ है बेटा, ऐसे लिख दें क्या, ए इज इक्वल टू 2r प्लस 2r। बोलो क्या मैंने सही लिखा है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। दादा क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? ये चीज समझ में आई क्या आपको? इस एज लेंथ पे, एज सेंटर पे एक एटम रखना है जो प्रॉपरली फिट हो सके। प्रॉपरली फिट होने का मतलब ये दोनों कॉर्नर वाले एटम को टच करना पड़ेगा। दादा हाँ ना बोलो, सही है। तो इसका मतलब ये है सर, ये वाली जो एज लेंथ है r प्लस 2r प्लस r, मतलब 2r प्लस 2r के इक्वल होगी। तो यहां से आप क्या करो, इस वाले फॉर्मूले से r की वैल्यू निकालो, √3a/4 आएगी, और r की वैल्यू निकाल के √3a/4 प्लस 2r, है ना, यहां से आप सॉल्व कीजिए। 2r का जो वैल्यू मिलेगा a माइनस, ये बेटा 2 बार उड़ जाएगा, a माइनस √3a/2, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो r मिलेगा, एटम का जो रेडियस मिलेगा 0.067 इंटू ए मिलेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बताओ यस, समझ में आ गया क्या? क्या यही अप्रोच आप लोगों ने काम में ली है? क्या यही अप्रोच आप लोगों ने काम में ली है? यस यस यस, क्या यही सोचा है? बिल्कुल यही सोचना पड़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया जी, आगे आइए। और भी था क्या? अरे यार और भी है होमवर्क तो। चलो एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला भी होमवर्क रहा होगा, है ना, ये वाला भी होमवर्क रहा होगा। कहता है मेटल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी if the edge length of its unit cell is a, the closest approach between two atoms in metallic crystal will be। एफसीसी में जो दो एटम्स हैं, दो एटम्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, एफसीसी में जो दो एटम है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, चलो चलो एक बार पोल करते हैं, देखें हो जाए तो देख लेते हैं, ना हो तो क्या दिक्कत है ना। हाँ एक बार देख लेते हैं, अगर हो जाए तो बेटा चेक कर लेते हैं ना, क्या पता हो ही जाए अब की बार सही। हम्म। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है।
पोल हो गया भैया, पोल खत्म, पोल खत्म। ये लो रिजल्ट, रिजल्ट आपके सामने है। 68% 31% लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है। और लीडर बोर्ड भी आपके सामने है। लक्ष्य, प्रियांशु, आरुष, अनुग्रह और भव्य। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, है ना। चलो आ जाओ, एफसीसी की बात कर लेते हैं। एफसीसी की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन तो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, मतलब दो एटम्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमसे पूछी है, ठीक है ना। एफसीसी में एटम्स कहां कहां पर है? ये रहे सर 4 कॉर्नर पे, ठीक है, ये रहे 4 कॉर्नर पे, और सर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि सर ये जो फेस सेंटर वाले एटम है, ये जो फेस सेंटर वाला एटम है, ये दोनों कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा। अगर ये ए है, अगर ये सी है, तो ये जो ए सी फेस डायगोनल का लेंथ है वो कितना है सर? √2a है। बोलो यही होगा। तो बेटा √2a डिस्टेंस है, इस पे एटम्स कैसे अरेंज हैं? ऐसे अरेंज हैं। ये देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √2a है। बोलो, तो ये r + r, ये वाली दो एटम्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये होगी √2a/2, और ये हो जाएगा a/√2। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इन एफसीसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोलिए, अरे बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या? यस बेटा, समझ में आया आप लोगों को? ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, कोई बात नहीं, सेम है तो, लेकिन ये करेक्ट आंसर तो नहीं है ना। अच्छा, एक बच्चा बता क्या पूछ रहा है, देखो उसका डाउट कितना खतरनाक है। कह रहा है सर ऑप्शन नंबर बी और सी में क्या डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आप लोगों को? बी और सी में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या भाई? बी और सी में डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस नहीं, कोई बात नहीं, सेम आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उत्तर थोड़ी ना, उत्तर तो डी है। हैं जी, करेक्ट है ना? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी। आइए फिर, आइए एक और क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है, और मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को आज के लिए होमवर्क देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन कल वाली क्लास में था नहीं, ये आज का पहला होमवर्क है। दिस इज द फर्स्ट होमवर्क फॉर टुडे। आज का पहला होमवर्क है भाई, ये पहला होमवर्क है, इसको करना अच्छे से, हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ तुम, अब आ जाओ तुम अगले टॉपिक पे। देखो अभी हम लोगों ने रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ लिया, सॉरी, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, कैसे निकाली जाती है ना, और एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी देख ली, सब कुछ देख लिया। अब हमें ये फाइंड करना है कि सर ये जो वॉइड्स होती है उनकी रेडियस कितनी होती है। वॉइड्स की रेडियस का क्या मतलब है कि जो वॉइड है उसके बीच में आपने एक एटम रख दिया, उस वॉइड में एक एटम रख दिया, और वो जो एटम है उस वॉइड को बिल्कुल एकदम फिट कर रहा है, फिट बैठ रहा है एकदम जोरदार, है ना, पूरा का पूरा एकदम बढ़िया ढंग से बैठ गया बीच में। तो अब बताना है कि ये जो एटम है इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है ना। ये मतलब है वॉइड की रेडियस का। समझ में आई मेरी बात? है जी। तो सबसे पहले चैप्टर कब तक चलेगा? तुम कहो तो आज ही खत्म कर दें, हैं? बोर्ड के लिए? हाँ, नहीं नहीं, ये बोर्ड के लिए नहीं है। बोर्ड के लिए ये वाली कैलकुलेशन नहीं पूछेगा तुमसे, फॉर्मूला चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, बोर्ड के लिए कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। यस, ओके, आओ देखें, आओ बेटा। सबसे पहले मैं वॉइड निकालने वाला हूं रेडियस ऑफ, सबसे पहले मैं फाइंड करने वाला हूं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। सबसे पहले मैं किसकी वॉइड फाइंड करने वाला हूं? टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस। देखो बहुत ही आसान है, इसका जो डेरिवेशन है वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिनिश कर दे, चलो भाई चैप्टर खत्म, चलो चलो घर घर चलो, घर चलो। हाँ, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर। देख रहे हो सीरियसनेस, देख रहे हो तुम्हारी जेई के लिए कितनी खतरनाक सीरियस हो तुम लोग, है ना, देख रहे हो, मतलब इससे समझ में आ रहा है, खत्म कर ही दे मतलब। एक तो हाथ जोड़ रहा है, यस प्लीज। ए भाई, हाँ आओ देखें बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस सुनो, बहुत आसान है, इसका फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे आया वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो थी, इधर देखना, इधर इधर, टेट्राहेड्रल वॉइड सबसे पहले बताओ कहां होती थी? सर टेट्राहेड्रल वॉइड होता था बॉडी के डायगोनल पे, मानते हो?
आओ देखें, आओ सर, टेट्राहेड्रल वॉइड होती थी बॉडी डायगोनल पे। एक बॉडी डायगोनल बनाते हैं बढ़िया सा, एक बॉडी डायगोनल बनाते हैं बढ़िया सा, ये रहा, ठीक है ना। यहां पर एक एटम है और यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ करती थी, याद है आप लोगों को, ठीक है। और इस कॉर्नर वाले एटम से इस टेट्राहेड्रल वॉइड की जो बीच की डिस्टेंस थी वो मैंने सिखाई थी आपको, √3/4 होती है ना। अच्छा सर, यहां पर एक एटम रखा हुआ है और ये जो वॉइड है, वॉइड का मतलब ही है कि एटम रख दिया आपने यहां, है ना। समझना इस बात को, अच्छे से समझना बेटा, इसको अच्छे से समझना एक बार। यहां पर एक एटम रखा हुआ है और वॉइड का मतलब है यहां पर भी एक एटम रखा हुआ है, ठीक। जो वॉइड की रेडियस है उसको मैं मान लेता हूं स्मॉल आर। क्या मान रहा हूं मैं? रेडियस ऑफ जो एटम है ना, रेडियस ऑफ एटम बेटा, उसको मैं मान रहा हूं कैपिटल आर, और जो रेडियस है वॉइड का उसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल आर, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है बेटा √3/4। अरे बोलो, सही लिखा मैंने? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है √3/4। सर ये डिस्टेंस √3/4 किसके बराबर है? ये देखो, ये है वॉइड की रेडियस प्लस एटम की रेडियस। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? R + R = √3/4। क्या ये बात सही है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये सही है क्या? अरे भाई ये दो एटम, ये तो है कॉर्नर वाला एटम, दिस इज योर एटम, और ये है आपकी वॉइड, और दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये वाली वॉइड जो है ये इस एटम को टच कर रही है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है √3/4। तो भाई ये वाली डिस्टेंस है एटम की रेडियस R, ये वाला डिस्टेंस है वॉइड की रेडियस R। R + R की जो वैल्यू है किसके बराबर है? √3/4 के बराबर है। और ये वाली जो कैलकुलेशन है हम लोग किसमें कर रहे हैं बेटा? ये दोनों कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं फॉर FCC। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि FCC के लिए √2a = 4R होता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पढ़ा हम लोगों ने फॉर्मूला? अरे बोलो बोलो, √2a = 4R होता है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। कोई परेशानी इसमें नहीं है? तो अब देखो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। सारे लोग स्क्रीन पे देखो भाई, देखो बात समझो है ना, तभी समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। सर कर दिया। = ऊपर क्या है? √3/4, और नीचे क्या आएगा? √2 × a। देखो 4 से 4 उड़ गया, a से a उड़ गया। अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपको जो r की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.225 टाइम्स ऑफ r। या तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, आप याद ही रख लो, या फिर ये सारा डेरिवेशन करके आओ। मतलब बेटा जो वॉइड की रेडियस है वो एटम की रेडियस की 0.225 टाइम्स होती है। यस, हाँ याद कर सकते हो इसको, चाहो तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो बेटा। वॉइड ऑफ एटम, ये क्या है बेटा? सॉरी, वॉइड ऑफ रेडियस ऑफ वॉइड, ये क्या है बेटा? रेडियस ऑफ वॉइड है, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है उधर, और ये जो एटम है उसकी रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम। बोलो समझ में आया ना भाई? इसमें कुछ लंबा चौड़ा डेरिवेशन था थोड़ी यार, ए भाई, मतलब इसमें कोई लंबा चौड़ा डेरिवेशन थोड़ी था। हम लोगों ने पढ़ा है कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है ना। इसका मतलब कॉर्नर वाला एटम और वॉइड का जो सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस होगी √3/4। √3/4 होगा R + R के बराबर, और FCC के लिए √2a = 4R होता है। खत्म। यहां से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, R का वैल्यू निकाल लिया 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। ठीक है जी, इसको याद कर, इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना। डेरिवेशन है, एक बार आप समझ लो, है ना। समझने के बाद तो एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए। नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे बेटा। बेटा नोट कर लो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट किया है तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे भाई। जल्दी बताओ। ये तो थी टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस, अभी हम लोग निकालने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस। हो गया? डन डन डन, पक्का। आओ फिर आओ, आओ फिर आओ, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल लेते हैं। आइए आइए आइए, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो वापस वही चीज, सबसे पहले क्यूब बनाना पड़ेगा। एफसीसी की बात कर रहे हैं हम लोग,
सबसे पहले क्यूब बनाना पड़ेगा सर। लो जी, क्यूब बना लो, ये रहा क्यूब। ठीक है, अच्छा अब हो क्या रहा है, इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो कहां होती है सर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है देखो बॉडी के सेंटर पे, और फेस के सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है। ये है आपका एटम, और ये है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस एटम को टच कर रही है, मानते हो ना इस बात को? तो बॉडी के सेंटर पे रखी हुई जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसीलिए होता था क्योंकि जो सारे के सारे फेस सेंटर वाले एटम है उसको टच करती है ना? तो ये जो बॉडी के सेंटर पे रखी हुई वॉइड है बेटा, किसको कर रही है टच? इस फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रही है। ये तो है एटम की रेडियस r, और वॉइड का, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये है रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल r, और ये है रेडियस ऑफ एटम कैपिटल R। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है, अगर एज लेंथ a हो, अगर एज लेंथ a हो, अगर एज लेंथ a हो, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अगर एज लेंथ a है तो इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ 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 हाँ, जल्दी बोलियो, कितना 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 कितना? अरे क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? a/2 होगी सर। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया है। a/2 इज इक्वल टू r प्लस r। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है फॉर FCC सर, √2a इज इक्वल टू 4r होता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यस, आप क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। हो गया सर, खत्म। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा, r प्लस r डिवाइडेड बाय 4r इज इक्वल टू, बेटा ये बन जाएगा, देखो कितना, ये बन जाएगा कितना, उधर कितना है देखो a/2, और नीचे कितना है √2a। a से a उड़ गया, ये 2 बार उड़ गया, ठीक है ना, और यहां बचा √2, ये √2 से √2 उड़ गया, √2 बचा। मतलब ये है कि इसमें आपका फाइनल ये बचेगा r प्लस r इज इक्वल टू √2। ठीक है ना? आप इसको कैलकुलेट कर लेना, फाइनल जो वैल्यू मिलेगी, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। मजा आ गया सर। ये है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये जो r है बेटा, दिस इज योर रेडियस ऑफ एटम। बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 2 इक्वेशन बनानी होती है, सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी होती है, और हमें रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा। खत्म कर दो, ठीक है? अच्छा, नोट कर लिया हो तो बताना, डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो तो डन लिखना। हाँ बेटा, इसको भी याद कर लो। और देखो होता क्या है ना, सॉलिड स्टेट में क्योंकि 3D में इतनी सारी चीजें हैं ना, सारा खेल जब नया क्वेश्चन बनता है ना, जब पुराने सेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, पुराने फिक्स वाले क्वेश्चंस, जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस कितनी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस कितनी होगी, अगर इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उत्तर पा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो उसको कोई नया क्वेश्चन बनाना होगा ना, अब नए क्वेश्चन में वो ऐसा विजुअलाइजिंग वाला इफेक्ट डाल देगा कि विजुअलाइज करो, है ना? और जब विजुअलाइज करने की बात आती है, उस केस में तो आपको समझना पड़ेगा। नया क्वेश्चंस इसमें बन सकता है अलग अलग तरीके का, है ना? लेकिन मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसको आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज ओवी? अबे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भाई, मारेगा क्या मुझे? हैं? कह रहा व्हाट इज ओवी? हद है मतलब, हद है मतलब। अच्छा एक बात बताओ फिर, कौन सी वॉइड बड़ी होगी? हैं जी, कौन सी वॉइड बड़ी होगी? अगर एटम की रेडियस कैपिटल R है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला था 0.225 टाइप्स ऑफ R। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस का फॉर्मूला है 0.414 R। कौन सी वॉइड बड़ी है? कौन सी वॉइड बड़ी है भाई? सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जेईई एडवांस्ड 2013 का क्वेश्चन है। हाँ जी, जेईई एडवांस्ड 2013 का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसको गौर से पढ़िए। लिखता है द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयंस अराउंड a प्लस आयन इन सॉलिड ax इज गिवन इन द फिगर।
इफ द रेडियस ऑफ x माइनस इज 250 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ a प्लस इज, हमने क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस ऑफ x माइनस है बेटा वो कितनी है 250 पिकोमीटर, और हमसे पूछा है रेडियस ऑफ a प्लस कितना होगा। a प्लस क्या है, ये a प्लस है बेटा वॉइड, ये है वॉइड यहां पर बीच में ये वाली वॉइड, इसका रेडियस हमसे पूछा है। अच्छा एक बात बताओ ये कौन सी वॉइड है भाई लोगों, ये कौन सी वॉइड है, इस फिगर को देख के कौन सी वॉइड की याद आ रही है आप लोगों को, जल्दी बोलो ना, इस फिगर को देख के कौन सी वॉइड की याद आ रही है आप लोगों को। ये फिगर मैंने बनवाया हुआ है और इस पे तो बहुत सारा टाइम हम लोगों ने यूटिलाइज किया था, काफी सारा टाइम दिया था हमने इसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कौन सी वॉइड है, बिल्कुल सर ये जो वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सर हमसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बस खत्म। तो रेडियस ऑफ ये क्या है बेटा, ये सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम, और एटम का रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है, एटम का रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है 250 पिकोमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 104 पिकोमीटर, बस क्वेश्चन खत्म। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन से साल में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 जेईई एडवांस में, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो वॉइड है वो कौन सी है, उनको समझ ही नहीं आता कैसे कैलकुलेशन करें क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। और जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ा होता है उनको ये फिगर देखते ही समझ में आ जाता है कि ये वॉइड तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस हमसे पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ, खत्म कहानी। यस अरे बोलो बेटा आसान था ना, ये चैप्टर से मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता यार, तुम लोग पता नहीं क्यों इसको मतलब मुश्किल बना रहे हो अपने लिए, है ना, पता नहीं तुम लोग क्यों मुश्किल बना रहे हो अपने लिए। एक होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ये होमवर्क है आज के लिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। आओ फिर आओ, अब हम लोग वॉइड की टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आना चाहते हैं, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आना चाहते हैं, और इस टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। क्या नाम है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होगी, देखो भाई सॉलिड जो है वो किससे मिलके बना है, सर सॉलिड मिलके बना है यूनिट सेल से, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं जो यूनिट सेल की डेंसिटी है वही सॉलिड की डेंसिटी है। हेलो 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 भाई लोगों जल्दी बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही सॉलिड की डेंसिटी होगी, क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या। ये वाला टॉपिक बहुत आसान है भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होगी बेटा वो होगी सेम एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, सेम एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, सेम एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा सर यहां पर हम लोग जो यूनिट सेल की एज लेंथ मानते हैं ना, एज लेंथ हम लोग मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से जो वॉल्यूम आएगा यूनिट सेल का बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग क्यूबिक मान के ही चलते हैं क्योंकि वहीं से कैलकुलेशन करनी होती है। क्या उसका वॉल्यूम ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा, ए क्यूब ही तो होता ना यार, ए क्यूब हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, डेंसिटी क्या होती है सर, मास बाय वॉल्यूम। यस सर हमारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम तो पता है, लेकिन सर हमारे पास यह नहीं पता कि यूनिट सेल में कितना मास प्रेजेंट है ना, सर हमें यह नहीं पता कि यूनिट सेल में कितना मास प्रेजेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यूनिट सेल में कितना मास है, कैसे पता लगेगा, मास ऑफ यूनिट सेल जो आएगा वो आएगा यूनिट सेल में कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम्स जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है इनटू मास ऑफ वन एटम। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, हैं जी, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, अरे बोलो भाई। मान लो Z एटम्स प्रेजेंट है और एक एटम का मास m है, तो एटम्स को एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही तो मास होगा टोटल। ए भाई बोलना यार, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम, यही तो होगा स्मॉल m। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं जो एटम उसके अंदर प्रेजेंट है उसका मोलर मास है m, मान कैपिटल M लिख रहा हूं मैं, देखो वो वाला है स्मॉल m। मान लेते हैं बेटा कि वो जो एटम उसके पास प्रेजेंट है यूनिट सेल में, जो एटम प्रेजेंट है उसका मोलर मास कितना है m, और मोलर मास कितना होता है बेटा, मोलर मास होता है सर 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास मतलब n एटम्स का मास।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मास ऑफ एन एटम्स वो होगा कैपिटल एन। तो मास ऑफ एम एटम्स कितना हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा बताओ? मास ऑफ वन एटम हो जाएगा सर एम अपॉन एन ए। व्हाट इज एम? एम इज द मोलर मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज एम? एम इज द मोलर मास। तो हमने एक एटम का मास निकाल लिया एम अपॉन एन ए, तो यहां से मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। अरे बोलो, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशन समझ में ना आए, समझ में ये तो आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। देखो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? Z इंटू मास ऑफ वन एटम, और वन एटम का मास है m अपॉन एन ए। यह आ गया बेटा मास ऑफ यूनिट सेल। और यहां से बेटा जी आप क्या करोगे? डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दोगे। डेंसिटी, इसको अगर मैं स्मॉल डी से दिखाऊं, उसका फॉर्मूला बनेगा मास है Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए क्यूब, एन ए इंटू, और ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा ए क्यूब, यूनिट आएगी इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो जी, ये रही आपकी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और हम लोगों ने लिख दिया कि डेंसिटी ऑफ लैटिस इज सेम एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इज सेम एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, ये समझ में आ गया? अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो थम्स अप करियो एक बार। आसान सा है ना यार, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको याद कैसे रखें? देखो ऐसे याद कर सकते हो, जमुना, यमुना रिवर को, यमुना को गांव में बहुत सारे लोग जमुना भी बोलते हैं ना, तो इस तरह से याद रख सकते हो, जमुना, एन ए, है ना, ए क्यूब, जमुना। क्लियर है ना? ये होगी बेटा डेंसिटी। यहां पर डेंसिटी में Z क्या है? Z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, M है उस एटम का मोलर मास, Na है बेटा वोगैड्रो नंबर, A क्यूब है, A है आपकी यूनिट सेल की लेंथ। यस, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, है ना, है ना, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और डेंसिटी पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, अभी तक। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो कहता है कि सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। बेटा जो सिल्वर है वो सीसीपी लैटिस में प्रेजेंट है, और सारी दुनिया जानती है कि सीसीपी में यूनिट सेल कौन सी होती है? एफसीसी होती है। और बेटा एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं। सर जेड का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। और कहता है कि जो एज लेंथ है बेटा, एज लेंथ कितनी है? 408 पिकोमीटर। 400 आप पिकोमीटर में ऐसे लिख दूं, 408 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर, और इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में एजी का एटॉमिक मास दे रखा है बेटा, मोलर मास कितना हो जाएगा? 108 ग्राम। बोलो क्या आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या? है भाई? अरे बोलो ना, Z है बेटा नंबर ऑफ एटम्स, Z। अबे तुम्हारा ध्यान कहां रहता है बे? इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं, Z का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तुम्हारा ध्यान कहां रहता है? मतलब कोई नशे में रहते हो क्या? या कोई पास वाला आके एकदम से छिड़ेगा, भाई भाई कुछ चल रहा है उधर स्क्रीन पे, हैं? कुछ सेवन करते हो क्या? मतलब 1 सेकंड पहले बताई हुई चीज को, है ना, उसी को वापस पूछ रहे हो, हैं? कर सकते हो ना भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा सर? वो हो जाएगा Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब, हो जाएगा। तो Z का फॉर्मूला हमारे पास है 4। Z कितना है? 4। बेटा M कितना है? 108। सर Na होता है 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, और सर हमारे पास A का वैल्यू है 408 इंटू 10 टू दी पावर -10 का क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले। अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है, डाउट सेक्शन में आज लिखने वाले हैं, बहुत सारे वो लोग डाउट सेक्शन में लिखने वाले हैं कि सर आप पूरा कैलकुलेशन करके बताओ, है ना। तो भैया चौथा चैप्टर है ये, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने आई है ना, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने आई है। अब मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता तुम्हें, कैलकुलेशन खुद से करनी है। पीएम क्या है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पीएम? प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी है ना अपने, प्राइम मिनिस्टर है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
आओ देखें, आओ। अब आपको 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाएं होमवर्क में, है ना। आ जाओ फिर, 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाएं होमवर्क में। डेंसिटी के 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देने पड़ेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आज का होमवर्क, है ना। एक और क्वेश्चन भी है, ये 2021 में पूछा गया है जेई में, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो आज 4-5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिले हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ बस 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 भाई, मैं सोच रहा था आज मैं रेडियस रेशियो पढ़ाऊंगा, मैं सोच रहा था आज मैं रेडियस रेशियो पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा कैसे सोच सकता हूं, इतनी गलत बात कैसे सोच सकता हूं कि मैं इतना पढ़ा दूंगा। मुझे कभी कभी अपनी सोच पे ही ताज्जुब होता है ना। उसी पे हंसी आती कि मैं कैसे सोच लेता हूं इतना कि मैं क्लास में जाके इतना पढ़ा दूंगा, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। आओ देखो होमवर्क क्या है, होमवर्क है बेटा जो क्लास में दिया है, जो क्लास में दिया है, ठीक है। और क्या है, डीपीपी है, आपको डीपीपी मिलेगी, वो है। और क्या है बेटा, मॉड्यूल में आप पैकिंग एफिशिएंसी तक सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मॉड्यूल में पैकिंग एफिशिएंसी तक के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यस, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बस आप लोगों से विदा लाने का टाइम आ चुका है। नो क्या है, किस बात के लिए नो बोल रहे हो भाई, हैं? एक्स्ट्रा क्लास, अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास के लिए नो बोल रहे हो क्या? साला वो तो मैंने 2 मिनट पहले बोला था, अभी तक नो लिखे जा रहे हो, मतलब इतना डर लगता है क्या बे तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास से? अबे मैं तो तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास लेता ही नहीं बे, हैं? मैं तो कहता ही हूं ऐसे ही कहता हूं, इतने तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जिस दिन लूंगा फिर, बाकी लोग तो लेते हैं, मतलब मैं ही नहीं लेता तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास, और फिर भी तुम मुझे ही मना करते हो, बताओ हद है। मतलब मैथ्स में भी होती है तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी फिजिक्स में भी होती है, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं होती सर, है ना। ये दुनिया है नहीं, मतलब सीधे लोगों की दुनिया है नहीं भाई, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, ऐसा सुना है ना तुमने? हाँ, तो वही मेरे साथ हो रहा है, क्लास लेनी पड़ेगी मुझे एक्स्ट्रा, है ना। हाँ 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 हाँ, करना पड़ेगा ये काम, यस। चलो ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो भाई जबरदस्ती मैं क्लास नहीं लेता हूं, है ना। जबरदस्ती एक्स्ट्रा क्लास लेने का क्या फायदा है यार, क्यों, सही नहीं है क्या? जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, ना जरूरत पड़ी नहीं लेंगे यार, ऐसी क्या बात है। ऑल राइट, चलो ठीक है बेटा, फिर आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। अब अगली क्लास किसकी है जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्लास कौन से सब्जेक्ट की है? फिजिक्स है कि मैथ्स है? किसकी है नेक्स्ट क्लास? किसकी है जल्दी बताओ ना। फिजिक्स, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं, ठीक है। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।